Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to the 10th lecture on supply chain management. The course code is MGT561. The course book which we are following is Supply Chain Management, Strategies and Operations. The book is from Pearson Publishing. The author of the book are Peter Mandel and Sunil Chopra. The book which I am following and you should also buy as well is the 5th edition. It is a low priced edition, so you can easily find it in Pakistan. It is one of on the subject of supply chain. This book is considered it's the only one of its kind in the market today. Before starting today's lecture, let me give you a summary of what we have done or what we have covered in the last lectures. In the last lecture, the 9th lecture, we were on the chapter 4 of the book. The basic learning objective of that book were to identify the key factors to be considered when designing a distribution network. हमें पहले की फैक्टर्स देखने थे कि जी कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिज़ाइन करते हुए अफेक्ट करते हैं. Then in the chapter 4 we discussed the strength and weaknesses of different distribution options. अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी ज़रा सी जस्ट फॉर डिस्कशन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सप्लाई चेन के डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन व्हेन डिज़ाइनिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि जी इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ इन्वेंट्री रखनी है, कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए, फैसिलिटी की कितनी कैपेसिटी होगी, वो फैसिलिटी की टेक्नोलॉजी क्या है, उस फैसिलिटी के इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल किस क्वांटिटी पे आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे की जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी होगी. जाहिर बात है कि जी प्रोडक्ट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टेजेस पे हो रही होती है. कभी वो सेमी फिनिश्ड गुड होता है, कभी वो वर्क इन प्रोसेस होता है, कभी वो फिनिश्ड गुड होता है. तो उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं वो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिज़ाइन पे. इसी तरीके से फिर मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं. हमने कोई तकरीबन 6 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमें इंडस्ट्री के अंदर या प्रैक्टिस के अंदर नज़र आते हैं. वो कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं, उसके अंदर ये है कि जी मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग. आपके पास जो सारी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री होती है वो मैन्युफैक्चरर के पास होती है और आपकी जो शिपमेंट होती है प्रोडक्ट की कस्टमर तक डायरेक्ट होती है. इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है, ये हम पढ़ चुके हैं. जो डायरेक्ट शिपिंग जो स्टोरेज एट दी मैन्युफैक्चरर एंड डायरेक्ट शिपिंग होती है उसका फ़ायदा तो ये होता है कि जी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है और प्रोडक्ट टाइम टू द मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी शॉर्ट. मगर प्रॉब्लम इसके अंदर शिपमेंट का होता है कि जी अगर आपने मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से चीज़ें मंगवा ली हैं तो आपके पास मल्टीपल टाइम्स पे ऑर्डर रिसीव होता है. फिर इसको ये शॉर्ट कमिंग थी, इसको बेहतर करने के लिए फिर दूसरी एक नेटवर्क हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांजिट मर्ज. कि अब अगर आप नहीं चाहते कि आपको मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से चीज़ें मिलती हैं और मल्टीपल टाइम्स पे मिलें, तो आप चाहते हो कि मुझे एक टाइम पे ही मेरा पूरा ऑर्डर मिल जाए, तो उसके लिए कि जी मैन्युफैक्चरर के पास स्टोरेज होती है मगर एक सेंट्रल मर्ज पॉइंट बना दिया जाता है जहाँ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर की जो प्रोडक्ट होती है वो आती है, उसको मर्ज कर दिया जाता है और फिर मर्ज करके डिफरेंट कस्टमर को ऑर्डर्स, उनका जो मर्ज्ड ऑर्डर है वो भेजा जाता है. इसके बाद जो तीसरा हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखा वो था डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद कैरियर डिलीवरी. अब स्टोरेज इसके अंदर इसके अपने वीकनेसेस हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स हैं. इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद लास्ट माइल डिलीवरी ये भी हमने देखा. मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप, ऐसी नेटवर्क भी हमें नज़र आते हैं जिसके अंदर कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को पिक करता है,
सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कस्टमर खुद आके अपनी सर्विस को पिकअप करके लेके जाते हैं, रिटेल स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप। तो ये सारे नेटवर्क्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी हमने देखी हैं पिछले चैप्टर के अंदर। और फिर हमने ये भी देखा कि जी ऑनलाइन सेल्स की वजह से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का जो डिज़ाइन है वो अफेक्ट हुआ है। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम चैप्टर 4 के अंदर कवर कर चुके हैं। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज़ द 5th चैप्टर ऑफ द बुक। 5th चैप्टर ऑफ द बुक क्या है? नेटवर्क डिज़ाइन इन द सप्लाई चेन। एक दफ़ा मैंने आपको थ्योरी 4th के अंदर हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं, जो नेटवर्क डिज़ाइन को अफेक्ट करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन होती है, इन्वेंट्री होती है, इसी तरह से इंफॉर्मेशन सोर्सिंग, डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हमने चीज़ें देखनी है कि जी ये इस चैप्टर के ओवरऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन इन अ सप्लाई चेन, कि नेटवर्क डिज़ाइन का रोल क्या है। आइडेंटिफाई फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई चेन डिज़ाइन डिसीजंस, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिज़ाइन को। सप्लाई चेन का जो डिज़ाइन है उसका डिसीजन जो है उसको कौन से फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजंस। जब आपने नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो उसके लिए कोई फ्रेमवर्क है, कोई प्रोसीजर है, कोई ढांचा है जिसके ऊपर हम कोई डिसीजन ले सकें। तो कोई प्रोसीजर, कोई ढांचा, कोई फ्रेमवर्क वो क्या है जब आप नेटवर्क का जो डिज़ाइन डिसीजन ले रहे होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम आखिर में इस चैप्टर के अंदर ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से आपने अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम तरीके से या मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चला लिया। ऑप्टिमाइजेशन फॉर फैसिलिटी लोकेशन एंड कैपेसिटी एलोकेशन डिसीजन, किस तरीके से हम फैसिलिटी का लोकेशन डिसीजन और कैपेसिटी का एलोकेशन। फैसिलिटी लोकेशन क्या होती है? फैसिलिटी लोकेशन डिसीजन होता है कि जी मैं अपनी जो फैसिलिटी लगा रहा हूँ वो फैसिलिटी इन्वेंट्री भी हो सकती है, वो फैसिलिटी प्रोडक्शन भी हो सकती है, वो फैसिलिटी कोई ट्रांसशिपमेंट की भी हो सकती है। तो ये जो मैं फैसिलिटी लगा रहा हूँ ये किस लोकेशन पे लगाऊं, तो इसको कहते हैं फैसिलिटी लोकेशन प्रॉब्लम। कैपेसिटी एलोकेशन प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि जी अब मैंने ये फैसिलिटी, अब मेरे पास ये नेटवर्क लग गया है, अब उस नेटवर्क को किस तरीके से अपनी मैंने अब कह सकते हैं कि जी कैपेसिटी एलोकेट करनी है। ये वाला जो फैक्ट्री है वो इसको इतनी कैपेसिटी एलोकेट हुई है, ये वाली इतनी कैपेसिटी एलोकेट हुई है, ये वाली फैक्ट्री 50% ऑफ द टोटल बनाएगी, ये वाली फैक्ट्री 20% ऑफ द टोटल डिमांड बनाएगी, ये वाली फैक्ट्री 30% ऑफ द टोटल डिमांड। तो ये जो एलोकेशन है इसको फैसिलिटी एलोकेशन, इसको कैपेसिटी एलोकेशन डिसीजन कहा जाता है। तो जब भी नेटवर्क डिज़ाइन किया जा रहा होता है तो पहला प्रोसेस होता है कि जी आपने एक उसका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना होता है कि जी कौन कौन सी जगह हैं मेरे पास जिसमें मैं अपनी फैसिलिटी लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या फ्रेमवर्क है कि जी एक आपने क्या डिसीजन प्रोसीजर है जिससे आपने फैसिलिटी की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, और फिर आप बाद में कैपेसिटी लोकेशन भी हम देखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ओवरऑल जो चीज़ें डिस्कस करनी है, किस तरीके से हम फैसिलिटी की लोकेशन ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम उसको किस तरह से कैपेसिटी एलोकेट कर सकते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेटवर्क डिज़ाइन, सप्लाई चेन का जो नेटवर्क होता है उसका डिज़ाइन पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स हम देखेंगे। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5 विच इज़ नेटवर्क डिज़ाइन इन द सप्लाई चेन। सबसे पहले जो हम बात डिस्कस करते हैं कि जी वो नेटवर्क होता क्या है, सप्लाई चेन नेटवर्क से मेरी मुराद क्या है। मैंने आपको बताया सप्लाई चेन के अंदर रॉ मटेरियल सप्लायर्स होते हैं, फिर मैन्युफैक्चरर होते हैं,
मैन्युफैक्चरर के बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर्स होंगे और फिर कस्टमर्स होंगे। तो ये तो सारी की सारी स्टेजेस ऑफ दी सप्लाई चेन थी। ठीक है, स्टेजेस ऑफ दी सप्लाई चेन हमने अभी तक डिस्कस की हैं। तो ये नेटवर्क क्या चीज़ है? नेटवर्क जो होता है बेसिकली जो आपने रिसोर्सेज लगाए हुए हैं, ये स्टेजेस एंड नेटवर्क वो एक ही चीज़ को, ये दो लफ्ज़ हैं एक ही तरह की चीज़ को कहने के लिए, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बेसिकली नेटवर्क डिज़ाइन जब हम कहते हैं तो नेटवर्क डिज़ाइन से हमारी मुराद होती है कि जी एग्जैक्टली कौन कौन से सप्लायर्स, उनकी क्या लोकेशन है, कितनी नंबर होगी, कितने मैन्युफैक्चरर होंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कितने होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के आगे रिटेलर कितने होंगे। अब ये एक पूरा नेटवर्क बन रहा है कि जी ये इसको भी भेज सकता है, फिर इधर से मटेरियल फ्लो होगा और इस तरीके से ये एक नेटवर्क है। अगर आप देखें तो ये नेटवर्क इस जगह तक फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज़ कन्वर्जिंग, फिर इसके बाद ये डाइवर्ज कर रहा है। इसी तरह से हमें नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे मिलते हैं, कन्वर्जिंग भी मिलते हैं, डाइवर्जिंग भी मिलते हैं, मिक्स्ड भी मिलते हैं। अब ये जो है ये मिक्स्ड नेटवर्क है, इसके अंदर कन्वर्जेंस भी आ रही है, डाइवर्जेंस भी आ रही है। नेटवर्क भी मिलते हैं जिसके अंदर कोई कन्वर्जेंस नहीं हो रही, डाइवर्जेंस नहीं हो रही। तो नेटवर्क डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि जी आपके पास जो फैसिलिटीज़ आपने कहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ लगाई हैं, वो फैसिलिटीज़ लेट से कि जी रॉ मटेरियल सप्लायर की फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं, वो फैसिलिटीज़ मैन्युफैक्चरर की फैसिलिटीज़ भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो है उनकी भी फैसिलिटीज़ हो सकती है, वो फैसिलिटीज़ इन्वेंट्री हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री भी हो सकती है, रिटेलर की इन्वेंट्री भी हो सकती है। तो ये स्टेजेस जो है वो सप्लाई चेन की डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो जब हम उसको ज़्यादा डिटेल में जाके देखते हैं तो तब वो नेटवर्क आ जाता है। अब जब हम नेटवर्क डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि हम अपना रॉ मटेरियल सप्लायर कहाँ से लें, हमारा कस्टमर किधर है, इस जगह पे हमारा कस्टमर फैला हुआ है, तो हमें हमारे पास कौन कौन से रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, किस किस को हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बाद क्या हम डिस्ट्रीब्यूटर रखना चाहते हैं या हम जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर नेटवर्क के जो 6 डिज़ाइंस पढ़े थे, हम कौन सा डिज़ाइन उसमें रखना चाहते हैं, हम डायरेक्ट शिपमेंट वाला रखना चाहते हैं, हम इन ट्रांजिट मर्ज रखना चाहते हैं क्या। तो ये सारे का सारा नेटवर्क डिज़ाइन जो है एक फेज़ होता है कि जी आपने कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसके हिसाब से कौन सा जो नेटवर्क है आपके लिए बेहतर है वो नेटवर्क, फिर उसके बाद उस नेटवर्क की जो माइन्यूट डिटेल है फिर हमें वो उसको देखना पड़ता है कि जी कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, कहाँ कहाँ जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो हम लगाएंगे। तो जब हम नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं कि जी हमारी फैसिलिटी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, उनकी लोकेशन किधर है, उनकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और हमारी मार्केट किधर है, हमारे सप्लायर्स किधर हैं। अब फैसिलिटी हमारे पास सप्लाई चेन के अंदर बहुत सारी होती हैं फैसिलिटीज़। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी होती हैं जो मैन्युफैक्चरर होता है, हमारे पास आप कह सकते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ भी होती हैं जिसके अंदर इन्वेंट्रीज़ होती हैं, इन्वेंट्रीज़ के अंदर ऑर्डर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ के जी अगर कस्टमर ने कोई आपसे डिमांड की है तो उसका ऑर्डर किस तरीके से आपने असेंबल करना है, तो वो ऑर्डर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ भी होती हैं, इन्वेंट्रीज़ भी होती हैं, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ भी होती हैं जिसके अंदर आप ऑर्डर की रिप्लेसमेंट करते हो कि जी जियोग्राफिकली बड़ा ऑर्डर आ रहा है उसको छोटे ऑर्डर्स में वो करते हो। तो सबसे पहले आपको फैसिलिटीज़ के रोल, जब आप नेटवर्क डिज़ाइन करने जा रहे होते हो तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आपकी जो फैसिलिटीज़ है उनका रोल क्या है, कौन सी फैसिलिटी आपको चाहिए और उनका बेसिक रोल क्या है, हमें कितनी हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने हैं तो वो कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने चाहिए, उनका क्या काम है, ओवरऑल जो प्रोसेस है, ओवरऑल कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिससे हमारी जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है हम वो पहुंचा रहे हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस, फिर उसके लिए कौन कौन सी तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी। तो जब हम नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले डिसीजन लेना पड़ता है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं उसके लिए कौन कौन सी हमें फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होंगी, वो किन किन प्रोसेसेस को कैटर करेंगी। अब दूसरा जो डिसीजन हमारे पास
पास होता है वो फैसिलिटी लोकेशन का होता है कि जी अब हमने फैसिलिटीज़ तो देख ली कि हमने कौन कौन सी लगानी है, सप्लाई चेन नेटवर्क हम बनाने जा रहे हैं, हम उसका डिज़ाइन करने जा रहे हैं, हम नेटवर्क के डिज़ाइन का डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो हमने से पहले चीज़ तो देख ली कि जी हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए, उनका रोल क्या होगा, उनके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे। अब हमने उनकी लोकेशन सेट करनी है कि जी जो हमारे पास ये मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर किस जगह पे होगा, इसका जियोग्राफिकली क्या लोकेशन होगी, ये वाला जो मैन्युफैक्चरर है इसकी जियोग्राफिकली क्या लोकेशन होगी, ये जो हमारे सप्लायर्स हैं इनकी क्या लोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसकी क्या लोकेशन होगी। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो लोकेशन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये भी हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज। अब लोकेशन डिसीजंस जो होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। एक दफ़ा आपने लोकेशन डिसीजन ले लिया तो फिर लोकेशन डिसीजन को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, ज़ाहिरी बात है, और ज़ाहिरी बात है अगर आपने लोकेशन डिसीजन सही नहीं लिया तो आपकी जो एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ सही तरीके से सेलेक्ट नहीं की तो आपकी ओवरऑल सप्लाई चेन की कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो सप्लाई चेन से उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ज़ाहिरी बात है जो फैसिलिटी लोकेशन डिसीजन है दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसीजन और इट हैज़ to be taken very आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन। ज़ाहिरी बात है इसका इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है, एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट पे भी इसका इम्पैक्ट होता है, और फैसिलिटी की लोकेशन का अगर आपने फिर अगर गलत ले लिया है डिसीजन तो इसको चेंज करने में भी, फैसिलिटी की जो चेंज है, लोकेशन का जो चेंज, फैसिलिटी लोकेशन चेंज करने में भी बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये एक छोटा डिसीजन नहीं है फैसिलिटी लोकेशन, ये बड़ा सोच समझ के और बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है फॉर दी सप्लाई चेन। फिर जब हम नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो अगला इम्पोर्टेंट फेज़ होता है या अगला इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो कैपेसिटी एलोकेशन की होती है। हमने फैसिलिटीज़ के रोल आइडेंटिफाई कर लिए, कौन कौन से काम होंगे डिफरेंट फैसिलिटीज़ में, उनके लिए फैसिलिटी आइडेंटिफाई कर ली। अब हमने फैसिलिटीज़ की लोकेशन देखनी है कि जी उनकी क्या क्या लोकेशन होगी, कहाँ लोकेट कर रही हैं। मैंने आपको बताया कि फैसिलिटी लोकेशन का जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, कॉस्ट पर इफेक्ट करता है। तो जब आपने लोकेशन बता दी, अब आप तीसरा काम जो है कि जी जो फैसिलिटीज़ आपने सेलेक्ट किया उनकी कैपेसिटी कितनी होगी, हर चीज़ की कितनी कैपेसिटी होगी। अब जो कैपेसिटी एलोकेशन होती है इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसीजन तो नहीं है, मगर इट डिपेंड्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बास प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनकी अगर आपने उसकी अपने डिफरेंट फैसिलिटीज़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर ज़्यादा हो तो तब ये एलोकेशन, कैपेसिटी एलोकेशन प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बन जाता है। अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एनी फैसिलिटी ये इतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर ये जो कैपेसिटी एलोकेशन का जो डिसीजन है ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। मगर बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ अ फैसिलिटीज अगर ज़्यादा हो तो फिर कैपेसिटी एलोकेशन प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये फिर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन जाती है। और आपको कैपेसिटी उसी तरीके से एलोकेट करनी होती है जो आपने इनिशियली डिज़ाइन की है और फिर ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस नहीं लानी चाहिए अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं इतनी ज़्यादा कि जी आप इजीली कम पैसों में आप नई मशीनरी लगा सकते हो और अपनी फैसिलिटी की जो कैपेसिटी है उसको ऑल्टर कर सकते हो तो फिर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट या इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट ऑफ अ डिसीजन। मगर अगर आपके पास जो मशीनरी जिससे आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है और आपको बहुत पैसा खर्च करके अपनी कैपेसिटी को चेंज करना पड़ता है तो कैपेसिटी एलोकेशन का जो डिसीजन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।
कैपेसिटी एलोकेशन जो डिसीजन है वो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस पे भी अफेक्ट कर रही होती है। जो सप्लाई चेन की रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो भी बहुत अफेक्ट करती है कैपेसिटी एलोकेशन के साथ। तो कैपेसिटी एलोकेशन का जो डिसीजन है वो सप्लाई चेन की रिस्पॉन्सिवनेस पे भी अफेक्ट कर रहा होता है। और जाहिर बात है, अगर आप अपनी कैपेसिटी एलोकेशन के डिसीजन, कैपेसिटी एलोकेशन का डिसीजन क्या होता है कि जी मेरे पास एक नेटवर्क है, ये फैसिलिटीज़ हैं, उनकी ये लोकेशंस हैं। अब मेरे पास एक नेटवर्क बन गया, अब मैंने उसको एलोकेट करनी है कैपेसिटीज़ के, तुम इतना बनाओगे, तुम इतना बनाओगे, तुम इतना बनाओगे। तो ये क्या है, कैपेसिटी एलोकेशन हो रही है। तो कैपेसिटी एलोकेशन जो होती है एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। अगर कैपेसिटी एलोकेशन का डिसीजन आप सोच समझ के नहीं लोगे तो आपकी सप्लाई चेन के जो रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं होगी। यूटिलाइजेशन क्या होती है कि जी अगर आपके पास एक मशीन पड़ी हुई है और वो 100 घंटे काम कर सकती है, मगर आप उसमें सिर्फ 80 घंटे उससे काम ले रहे हो, तो उसकी यूटिलाइजेशन कम हो गई है, 80% यूटिलाइजेशन हो गई है। तो ये आपकी अगर एलोकेशन, कैपेसिटी एलोकेशन के जो डिसीजंस हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे तो ओवरऑल सप्लाई चेन की जो यूटिलाइजेशन है, सप्लाई चेन के जो रिसोर्सेज हैं, मशीन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, उनकी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिट्स, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट्स अफेक्ट करेंगे। जो आखिरी चीज़ नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजन के अंदर इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि जी आपकी मार्केट किधर है, आपकी सप्लाई कहाँ से आएगी। आपकी मार्केट क्या होती है, आपकी किसी भी सप्लाई चेन की जो मार्केट होती है वो उसके कस्टमर्स होते हैं। अगर आप देखो, मैंने आपको सप्लाई चेन की स्टेजेस बता दी हैं, तो लेट मी से कि जी सप्लाई चेन नेटवर्क जो है वो ये है, और वो उसके कोई सप्लायर्स हैं जो सप्लाई चेन नेटवर्क को मटेरियल दे रहे हैं, और ये सप्लाई चेन नेटवर्क कस्टमर्स को चीज़ पहुंचा रहा है। अब इस सप्लाई चेन नेटवर्क के अंदर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर तीनों भी हो सकते हैं, या सिर्फ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, या सिर्फ मैन्युफैक्चरर और रिटेलर भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकता। तो सप्लाई चेन नेटवर्क के अंदर कोई सप्लाई, उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा होता है। सप्लाई चेन नेटवर्क क्या करता है, वैल्यू एडिशन करता है रॉ मटेरियल पे, उससे फिनिश्ड गुड्स बना के कस्टमर तक पहुंचाता है, और कस्टमर रेवेन्यू देता है सप्लाई चेन नेटवर्क को, जिससे फिर रेवेन्यू, सप्लाई चेन नेटवर्क रेवेन्यू देता है अपने सप्लायर को। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि जी आपका सप्लायर किधर है और आपका कस्टमर किधर है। आपका नेटवर्क, इन दोनों कस्टमर और सप्लायर के दरमियान में आपका नेटवर्क आ रहा है। तो आपके नेटवर्क का जब डिज़ाइन हो रहा होता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि जी आपकी मार्केट्स किधर है, आपका कस्टमर किधर है, और आपका जो सप्लाई सोर्स है वो किधर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है सप्लाई चेन के, जो ये वो सारे के सारे डिसीजंस हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, जब हम नेटवर्क का डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जी जब हम नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजन ले रहे होते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जी कौन कौन सी बेसिक, अब इसके अंदर फैसिलिटीज़ की लोकेशन, कैपेसिटी, उनको कितनी एलोकेट करनी है, मार्केट किधर है, सप्लाई किधर है, और कौन कौन से फैक्टर है जो सप्लाई चेन का जो नेटवर्क जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके डिसीजन, जो नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजन होता है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके पास, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स, कंपैरेटिव फैक्टर्स, कस्टमर रिस्पांस टाइम एंड लोकल प्रेजेंस, लॉजिस्टिक्स एंड फैसिलिटी, कॉस्ट। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जी ये ओवरऑल फैक्टर्स क्या हैं। अब पहली बात आती है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स। अब मैंने आपको बताया है कि जी हर सप्लाई चेन नेटवर्क, हर सप्लाई चेन जो होती है उसका कोई ना कोई कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम कॉस्ट में अपना कंपैरेटिव एडवांटेज रखते हैं, बाज़ सप्लाई चेन कहती हैं कि हम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ देंगी, बाज़ सप्लाई चेन कहती हैं हम
सस्ती चीज़ देंगी, बाद सप्लाई चेन कहती है हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ देंगी, बाद सप्लाई चेन कहती है हम रिस्पॉन्सिव ज़्यादा हैं, इसी तरह से हम इनोवेशन या डिफरेंशिएशन ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करती हैं। तो ये वो 4 या 5 कंपेटिटिव एडवांटेज हैं, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हैं, या वो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं जिसके अंदर डिफरेंट सप्लाई चेन्स compete कर रही होती हैं। बाद सप्लाई चेन का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज या कंपेटिटिव एडवांटेज होता है कि वो सस्ती चीज़ कॉस्ट पे लीडरशिप दे रही होती हैं, दे हैव कॉस्ट लीडरशिप। बास की होगी क्वालिटी लीडरशिप। बास सप्लाई चेन आपको बहुत रिस्पॉन्सिव होती हैं, कोई आपको आज अगर 10 चीज़ें चाहिए और कल 100 चीज़ें चाहिए तो वो प्रोवाइड करती हैं चेंज इन वॉल्यूम्स। इसी तरह से रिस्पॉन्सिवनेस इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, कि नई से नई चीज़ पहुंचाती हैं आपको सप्लाई चेन। तो ये डिफरेंट सप्लाई चेन्स के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जब आप नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हो तो जो स्ट्रेटेजिक फैक्टर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल इसके लिए कि जी इफ़ यू आर, आपने देखी होगी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, अब जो एप्पल है, एप्पल अपनी कॉस्ट कम करने के लिए दूसरे मुल्क में जाके, चाइना के अंदर जाके उस अपनी प्रोडक्ट्स की असेंबली कर रहा होता है। वो क्यों? उनकी कोशिश है कि जी उन जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम की जाए। इसी तरह से एक और बहुत सारी कंपनीज, उनके अंदर मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी बास कंपनीज की मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। एक प्रोडक्ट लाइन होती है कि वो कॉस्ट में कम होती है, दूसरी प्रोडक्ट लाइन होती है उसके अंदर तेज ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, इनोवेशन उसके अंदर ज़्यादा तेज़ी से आ रही होती है, या डिफरेंशिएशन उसके अंदर काफ़ी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपेटिटर्स। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स रिक्वायर डिफरेंट नेटवर्क्स, कि अगर एक ही कंपनी है वो 2 प्रोडक्ट लाइंस दे रही है, एक प्रोडक्ट लाइन का कंपैरेटिव एडवांटेज है कि वो लो कॉस्ट है, दूसरी का ये है कि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या नई से नई चीज़ें या फैशन आइटम्स तेज़ी से पहुंचा रही है, डिफरेंट फैशंस के साथ, डिफरेंट चीज़ें, नए फैशन ट्रेंड्स के साथ उसकी जो अकॉम्पनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचा रही है। तो इसके लिए आपको डिफरेंट नेटवर्क्स चाहिए होते हैं, सप्लाई चेन नेटवर्क्स डिफरेंट डिज़ाइन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए सप्लाई चेन नेटवर्क, वो एक तरह का सप्लाई चेन नेटवर्क होगा, इसके लिए दूसरी तरह का सप्लाई चेन नेटवर्क होगा। कभी कभी ये नेटवर्क एक दूसरे से ओवरलैप भी कर रहे होते हैं कहीं कहीं, मगर मोस्टली यही देखा जाता है जब भी कोई नई आपने कैपेबिलिटी देनी होती है, अपनी कोई नया स्ट्रेटेजिक फैक्टर आपने नया डाला है या कंपेटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटेजी आपने अपनी थोड़ी सी ऑगमेंट किया, तो आपको उसके साथ अपना जो सप्लाई चेन नेटवर्क है वो चेंज करना पड़ता है। बहुत सारे जो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं या क्लोथिंग ब्रांड्स हैं यूरोप के, वो यही करते हैं कि वो क्लोथ्स जो हाई फैशन है, हाई फैशन आइटम्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट सीज़न के हिसाब से, जैसे फैशन चेंज होता है तो उनकी रिक्वायरमेंट आती है, फिर फैशन ख़त्म होता है तो उनकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। तो ये जो फैशन आइटम्स हैं इसमें वो ज़्यादा मार्जिनस, प्रॉफिट मार्जिनस होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने अपनी अलहदा सप्लाई चेन्स रखी हुई होती हैं। इसी तरीके से वो प्रोडक्ट्स जो फैशन आइटम्स नहीं है, जो ओवर द टाइम पीरियड एक खास क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट सप्लाई चेन रखी होती हैं। और इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई भी गई हैं कि आपकी बुक के अंदर, तो आई विल सजेस्ट कि आप उसकी जो एग्जांपल है, ज़ारा की एग्जांपल दी हुई है, एप्पल की दी हुई है, डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी एग्जांपल दी हुई है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके उसको ज़रूर पढ़ो। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स बेसिकली जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो उस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो किस स्टेज पे है, मैन्युफैक्चरिंग। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हो तो आपको बहुत सस्ती पड़ती है चीज़। अगर आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ या आप कह सकते हो कि जी जो आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ वो इस स्टेज पे है या वो इस तरह की हैं कि वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो सस्ती बना सकती हैं, वो मैच्योर हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ मैच्योर हैं और आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल देती हैं, तो फिर इट इज़ गुड कि आप उनको एक सेंट्रल जगह पे बनाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो कंप्यूटर चिप्स हैं, कंप्यूटर चिप्स
की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे हैं कि जी अगर आप उसको एक जगह पे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे तो वो आपको सस्ती मिलती हैं एज़ कम्पेयर के जी आप जो प्रोडक्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो। तो कंप्यूटर चिप्स की एग्जांपल है कि जी जो प्रोडक्ट है उसकी ट्रांसपोर्टेशन ज़रा कंपैरेटिवली ईजी है और उसकी प्रोडक्शन सेंट्रल प्रोडक्शन आपको सस्ती पड़ती है, इसलिए जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं वो एक सेंट्रल जगह पे बनाई जाती हैं और उनकी फिर उनको एक सेंट्रल जगह से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो डिज़ाइन डिसीजंस है, नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजन, ये सारे के सारे इस पर भी इफेक्ट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी किसी भी नेटवर्क के डिज़ाइन डिसीजन पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जी कोक की जो बॉटल्स हैं, कोक जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव, क्योंकि कोक की बॉटल इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस, इट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस और उसको ट्रांसपोर्ट करना उस पर पैसा लगता है। तो इसलिए इस तरह की बेवरेजेस की जो प्रोडक्शन होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कि कराची के लिए एक प्लांट होगा, लाहौर के लिए दूसरा होगा, पेशावर के लिए तीसरा होगा, बॉटलिंग प्लांट्स, और इसी तरीके से इस्लामाबाद, रावलपिंडी के लिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट की जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आपको इजाज़त ना दें कि जी वो एक जगह पे आप उसको बना के सस्ती कीमत में और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसकी सस्ती हो, तो फिर तो आप सेंट्रल जगह पे बना सकते हो। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ती ना हो और टेक्नोलॉजी भी ऐसी ना हो कि आपको इजाज़त दे कि जी आप उसको एक जगह पे बना सको, तो फिर आपको उसे डिस्ट्रीब्यूटेड जगह पे बनाना पड़ता है। इसका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जिसको हम कहते हैं बल्क वैल्यू। बल्क वैल्यू क्या होती है? बल्क वैल्यू ये होती है कि जी जो बल्क है, एक किसी भी प्रोडक्ट का जो बल्क है वो कितनी वैल्यू रखता है। तो बेसिकली इट इज वैल्यू ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जी गोल्ड का 1 मीटर क्यूब की बल्क वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या इसकी बल्क वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेट मी से चिप्स की? तो बल्क वैल्यू फॉर चिप्स इज 1 मीटर क्यूब में जो चिप्स हैं उनकी क्या वैल्यू है? पोटैटो चिप्स आप कह दो, पोटैटो चिप्स या कोई भी चिप्स कह दें, कंप्यूटर चिप्स कह दें। तो बल्क वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रोडक्ट की बल्क वैल्यू ज़्यादा है, बल्क वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब यह है कि जी थोड़े एरिया के अंदर ज़्यादा वैल्यू की चीज़ आ जाए, तो फिर उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इजी ट्रांसपोर्टेशन होती है कि जी एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट 1 मीटर क्यूब जो सोना है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उस 1 मीटर क्यूब को ट्रांसपोर्ट करना मेरे लिए कंपैरेटिवली इजी है। तो अगर प्रोडक्ट की बल्क वैल्यू ज़्यादा हो तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ती है, अगर प्रोडक्ट की बल्क वैल्यू कम हो तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अब पोटैटो चिप्स 1 मीटर क्यूब में कितनी वैल्यू के पोटैटो चिप्स आ जाते हैं? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स तो अपनी जगह पे कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं कि जी आप एक सेंट्रल जगह पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सको, तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें जाना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का एक फैक्टर है कि ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसकी बल्क वैल्यू कम है, बल्क वैल्यू कम है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन, जाहिर बात है कि वो बल्क वैल्यू कम होने का क्या मतलब है कि जी एक यूनिट वॉल्यूम में कम वैल्यू की चीज़ आती है, उसको जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, बल्क वैल्यू का और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है कि क्या आपके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं जो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल दें, और जो बल्क वैल्यू होता है वो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की नेचर के बारे में बताता है कि जी उसका नेचर क्या है, क्या वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है या नहीं वैल्यूएबल प्रोडक्ट, कम वैल्यूएबल की है या ज्यादा वैल्यू की प्रोडक्ट है। अगर वो ज्यादा वैल्यू की प्रोडक्ट है तो उसकी बल्क वैल्यू ज्यादा होगी, विच मीन्स उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होगी, विच मीन्स कि आप एक सेंट्रल जगह पे उस चीज को बना सकते हो। अगर उसकी बल्क वैल्यू कम होगी, इसका मतलब है कि जी उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी, विच मीन्स इट इज मच बेटर कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड जगह पे उस चीज को बना लो ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कम पैसा लगे।
तो ये हो गई बात हमारी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की। अब हम देखते हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। नेटवर्क डिज़ाइन का जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर टैरिफ्स एंड टैक्स आ जाता है, एक्सचेंज रेट एंड डिमांड रिस्क आ जाता है, फ्रेट एंड फ्यूल कॉस्ट आ जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये टैरिफ्स एंड टैक्स क्या होते हैं। अब जाहिर बात है कि जी डिफरेंट मुल्कों के अंदर डिफरेंट तरह के टैक्सेस लग रहे होते हैं, डिफरेंट टैरिफ्स लग रहे होते हैं। बाज़ मुल्कों में ऐसे टैक्सेस होते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि इंपोर्ट ना हो और मुल्क के अंदर ही बने, इंपोर्ट टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं। बाज़ मुल्क होते हैं वो चाहते हैं कि जी जो प्रोडक्ट हम अपनी जो चीज़ बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट करें ज़्यादा दूसरे मुल्कों में, तो उन मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट टैक्स जो होता है वो ज़रा कम लगता है। इसी तरह से बाज़ लोग चाहते हैं कि जो हम चीज़ बना रहे हैं अपने मुल्क के अंदर वो सस्ती बनाएं और हमारे जो लोग हैं उनको सस्ती चीज़ पहुंचे, तो फिर उसके अंदर वो जो टैक्स एंड टैरिफ्स होते हैं, इंटरनल टैक्स एंड टैरिफ्स, उनको कम कर दिया जाता है। तो ज़ाहिरी बात है जिस मुल्क के अंदर टैक्स एंड टैरिफ्स होंगे, इंपोर्ट टैक्स ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है फिर लोकल इंडस्ट्री ज़्यादा फ्लरिश करेगी, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करनी चीज़ महंगी होती है, तो फिर ज़्यादा इंसेंटिव आ जाता है कि जी चीज़ को मुल्क के अंदर ही बनाओ। अगर किसी मुल्क के अंदर टैरिफ्स, प्रोडक्शन टैरिफ ज़्यादा है तो फिर चीज़ महंगी बनती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। जिस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट टैक्स ज़्यादा लगता है तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मुल्क के अंदर ही यूज़ होती है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में फिर उसकी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। दूसरे जो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, इसी तरीके से बाज़ मुल्क टैक्स फ्री जोन्स, लेट मी कंटिन्यू दी फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ टैक्स एंड टैरिफ्स। अब बाज़ मुल्क टैक्स फ्री जोन्स भी बनाते हैं। टैक्स फ्री जोन्स जो होते हैं वो बेसिकली एक जियोग्राफिकल लोकेशन दे दी जाती है मुल्क के अंदर और कहते हैं कि जी जो फैक्ट्री इस टैक्स फ्री जोन में ऑपरेट करेगी तो उसके लिए जो टैक्सेस हैं उनकी कुछ छूट होगी। नॉर्मली जो टैक्स फ्री जोन्स बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं, प्रोडक्ट की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बेहतर किया जाए। जो भी चीज़ें उस टैक्स फ्री जोन के अंदर बनती हैं दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैक्सेस, और जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है और ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट होती है वो कम होती है। इसी तरीके से बहुत सारी और भी टैक्स एंड टैरिफ्स हैं जिससे आप जो नेटवर्क डिज़ाइन पे, जो सप्लाई चेन का नेटवर्क होता है उसके डिज़ाइन डिसीजन में इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके पास बहुत सारे मुल्क होते हैं जो टैक्स इंसेंटिव्स देते हैं इन टर्म्स ऑफ के जी जो वर्क फोर्स है उसकी जो इनकम सैलरी है उस पे कम टैक्स काटा जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आपका कम टैक्स कटेगा, अगर आप सर्विसेज में हो तो आपका ज़्यादा टैक्स कटेगा। तो डिफरेंट मुल्क जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स देते हैं डिफरेंट तरीकों से। दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे होते हैं नेटवर्क डिज़ाइन को वो एक्सचेंज रेट एंड डिमांड रिस्क होता है। एक्सचेंज रेट क्या है और डिमांड रिस्क क्या है? एक्सचेंज रेट बेसिकली दो मुल्कों के दरमियान में जो करेंसी एक्सचेंज चीज़ को एक्सचेंज किया जाए तो उसका जो रेट होता है। नॉर्मली अगर लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जी एक ऐसी चीज़ जो जापान में बन रही है और फिर आके वो अमेरिका में यूज़ हो रही है, ठीक है। लेट मी से कि जी एक जापानीज कार है, ठीक है, ये मैं कार एक बना देता हूँ 2 पहियों वाली एक कार है, उस पे जापानीज वर्कर्स काम करते हैं, उसमें जापानीज सप्लायर्स उसका मटेरियल सप्लाई करते हैं, जापानीज वर्कर काम करते हैं, वो कार बना के अमेरिका में लाके बेच दी जाती है, ठीक है, और अमेरिकन कस्टमर जो होता है उसको ख़रीदता है और उसका जो रेवेन्यू है वो फिर जाके जो उसने प्रोडक्ट ख़रीदी है उसको प्रोडक्ट मिलती है और रेवेन्यू जो है वो वापस दिया जाता है। अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान में अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करेगा तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा,
ठीक है। अगर क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करने की वजह से जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो चेंज कर जाती हैं कि जी एक ख़ास प्राइस पे डिफरेंट मटेरियल को प्रिक्योर किया गया, डिफरेंट जो आपके पास मशीन रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक ख़ास प्राइस विच इज़ इन लेट्स से येन जो है जापानीज़ येन के अंदर उसको प्रिक्योर किया गया। उस वक्त येन और डॉलर का जो रिलेशनशिप था एक ख़ास जगह पे था, मगर जब आपके कस्टमर से पैसे ले लिए गए डॉलर में और फिर रिटर्न किया गया तो उसका जो रिलेशनशिप था डॉलर और येन का वो चेंज हो गया। तो इसकी वजह से ये जो फ्लक्चुएशन होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजन लिए जाते हैं तो ये जो एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं इनको भी अंडर कंसिडरेशन लिया जाता है कि अगर फ्लक्चुएशन हो रही हो तो किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, उसके हिसाब से जो नेटवर्क डिज़ाइन होता है, नेटवर्क का जो सप्लाई चेन नेटवर्क होता है उसका डिज़ाइन का डिसीजन लिया जाता है। इसके अलावा डिमांड रिस्क को भी अंडर कंसिडरेशन लिया जाता है। डिमांड रिस्क क्या होती है? डिमांड रिस्क बेसिकली कि जी अगले 5 साल में या अगले 6 साल के अंदर जो कस्टमर है, जो प्रोडक्ट इस गाड़ी बनाई जा रही है, गाड़ी की एक सप्लाई चेन है, जापान में बनती है, जापान से बन के उसे लोड किया जाता है जहाज़ पे, बहरी जहाज़ उसको लेके आता है, फिर उसको अनलोड किया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो एक पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क डिज़ाइन हो गया। अब जो डिमांड रिस्क है वो क्या कंसिडर करता है कि ये जो आपका कस्टमर की तरफ से जो डिमांड आ रही है प्रोडक्ट की उसके अंदर कितना रिस्क होगा। तो ये भी अंडर कंसिडरेशन लिया जाता है व्हेन डिज़ाइनिंग सप्लाई चेन नेटवर्क। बाकी किस तरीके से हम इन डिमांड रिस्क को और एक्सचेंज रेट को मिटिगेट कर सकते हैं? डिमांड रिस्क को तो हम अच्छी फोरकास्टिंग से मिटिगेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छा एक्यूरेट डेटा है तो हम डिमांड रिस्क को इजीली फोरसी कर सकते हैं या फोरकास्ट कर सकते हैं। बाकी एक्सचेंज रेट की जो फ्लक्चुएशन होती है उसको हम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे अलग से बहुत तरीके हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप पढ़ोगे कि किस तरीके से हम ये जो एक्सचेंज रेट के रिस्क होते हैं उनको मिटिगेट कर सकते हैं। बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम ये एक्सचेंज रेट के जो रिस्क होता है उसको मिटिगेट कर सकते हैं। डिमांड रिस्क तो अच्छी फोरकास्टिंग अगर आप करें, डिटेल फोरकास्टिंग करें तो उससे भी हम मिटिगेट कर सकते हैं। फ्रेट एंड फ्यूल कॉस्ट जो तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो किसी भी सप्लाई चेन का नेटवर्क का डिज़ाइन डिसीजन होता है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि जी कॉस्ट ऑफ फ्रेट क्या है एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या है। अगर आपका कॉस्ट फ्लक्चुएशन इन दी फ्यूल प्राइसेस क्या होंगी, तो नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर ये भी हमें देखना होता है कि ओवर दी टाइम पीरियड जो फ्रेट कॉस्ट है या फ्यूल कॉस्ट है उसके अंदर वेरिएशन कैसी होंगी, कॉस्ट होगी क्या। अगर वेरिएशन फ्यूल की कॉस्ट में अगर 10% इंक्रीज होता है तो हमारी सप्लाई चेन जो हमने नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन रखनी पड़ती हैं जब हम सप्लाई चेन नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो नेटवर्क के डिज़ाइन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट ये होते हैं कि जी आप जिस मुल्क में अपना नेटवर्क बनाओगे उस मुल्क के अंदर जो ओनरशिप के लॉज हैं, ओनरशिप के लॉज कैसे हैं। इसी तरीके से कॉमर्स या बिज़नेस के जो लॉज हैं, बिज़नेस या कॉमर्स के जो लॉज हैं वो कितने वेल डिफाइंड हैं, क्या उस पे अमल होता है कि नहीं होता। तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल रिस्क को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंडेक्स है जिसे ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स कहते हैं, GPRI। डिफरेंट मुल्कों के GPRI ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स मौजूद हैं साइट्स पे, डिफरेंट साइट्स पे। तो आप अगर इनको गूगल करोगे GPRI ऑफ पाकिस्तान तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का क्या ग्लोबल रिस्क इंडेक्स है
ये बेसिकली इस ग्लोबल रिस्क इंडेक्स को देख के सप्लाई चेन नेटवर्क्स का डिज़ाइन किया जाता है कि ये रिस्की जगह है, ये कम रिस्की जगह है, तो उसके हिसाब से फिर हम नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर ये है कि जी अगर आपने नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो आपके पास जिन जिन जगहों पे आप अपना नेटवर्क बनाओगे उन जगहों पे कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की फैसिलिटी मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली किसी भी ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन रिसोर्सेज को कंसिडर करो तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? आपके पास फूड होना चाहिए, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए और फिर आपके पास एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को के लिए हमें किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो इस तरह का चाहिए। मशीन रिसोर्सेज के लिए आपके पास कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, उसके स्पेयर पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं, उसके लिए रिपेयर सर्विसेज के लिए लोग मौजूद हैं, उसकी अगर मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाए तो उसके लिए आपके पास फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं। तो ये डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, मशीन रिसोर्सेज जो आप लगा रहे हो उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर ह्यूमन रिसोर्स है तो उसके लिए एजुकेशन और रिक्रिएशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरह का आप नेटवर्क बना रहे हो उस तरह का उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको एक और जो पॉइंट है, नेटवर्क डिज़ाइन जब हम कर रहे होते हैं उसके अंदर हम कंपेटिटिव फैक्टर्स ले रहे होते हैं। कंपेटिटिव फैक्टर्स क्या है? दो तरह के कंपेटिटिव फैक्टर्स होते हैं। एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ बिटवीन द फर्म एंड लोकेटिंग टू स्प्लिट द फर्म। अब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब ये होता है कि जब आपके बिजनेसेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो सारों का फ़ायदा होता है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको मॉल की देता हूँ कि जी जो बड़ी मॉल्स होती हैं उनके अंदर सारे बिजनेसेस एक जगह पे कंसंट्रेट कर दिए जाते हैं, सारी ज़रूरियात की चीज़ें एक जगह पे ले आते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ आ रही है। वो जो सारे बिजनेसेस हैं उनका एक दूसरे के करीब आने की वजह से उनकी कस्टमर बेस बढ़ रही है, कस्टमर के लिए आसानी हो रही है, वो एक जगह पे चीज़ आके लेता है और चला जाता है। तो अगर आपका जो नेटवर्क डिज़ाइन के फेज़ के अंदर अगर जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने कंपेटिटर के करीब अपना नेटवर्क बनाओ तो उससे आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। किस तरह का फ़ायदा होगा? क्या पता कि आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मिल जाए, जो मशीन रिसोर्स है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिल जाए अपने कंपेटिटर के साथ नेटवर्क बनाने में। तो फिर ये हमें कंसिडर करना पड़ता है कि क्या आर देयर एनी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ जिससे मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। अगर आप फ़ायदा उठा सकते हो तो फिर उस डिज़ाइन फेज़ के अंदर जो आप नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हो उसके अंदर आप फिर अपने कंपेटिटर के करीब जाते हो। अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं है तो फिर आप कोशिश करते हो कि आप एज फार एज पॉसिबल और यू ट्राई टू स्प्लिट द मार्केट, कि जी मार्केट स्प्लिट कर ली जाए, आधी उसकी आधी मेरी हो जाए। तो इस तरीके से फिर हम डिफरेंट इन जो कंपेटिटिव फैक्टर्स हैं इनको भी हम कंसिडर करते हैं जब हम नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब जो आखिरी ऑलमोस्ट आखिरी दो फैक्टर्स रह गए हैं, दैट इज़ लॉजिस्टिक्स एंड फैसिलिटीज कॉस्ट एंड कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम एंड लोकल प्रेजेंस। अब कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम एंड लोकल प्रेजेंस जो है उसके अंदर हमें देखना होता है कि जी आप अपने जो आप एक तो आपका स्ट्रेटेजिक फैक्टर आपके पास आ गए, आप किस तरह की अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गए, पॉलिटिकल आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपैरेटिव फैक्टर्स आ गए, कस्टमर रिस्पॉन्स एंड लोकल प्रेजेंस। अब आपकी कंपैरेटिव ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट के साथ ही ये जो फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजिक फैक्टर, इसके साथ इट हैज़ सर्टेन सिमिलैरिटीज़ विद द फर्स्ट पॉइंट। अगर आप चाहते हो कि जी आप
ऐसा नेटवर्क बनाओ जिसमें आप रिस्पॉन्स टू द कस्टमर बेहतर करना चाहते हो, तो फिर आपको उसके हिसाब से अपना नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा बिजनेसेस चाहते हैं कि सिर्फ लोकल प्रेजेंस हो, आहिस्ता आहिस्ता लोकल प्रेजेंस बिल्ड करते हैं और फिर उसके बाद वो फुल फ्लेज एंटर होते हैं मार्केट के अंदर। तो उस केस के लिए भी फिर आपको डिफरेंट डिज़ाइन, जो डिज़ाइन डिसीजन है नेटवर्क का, वो भी उस पर अफेक्ट कर रहा होता है। जो आखिरी पॉइंट है वो लॉजिस्टिक्स एंड फैसिलिटी कॉस्ट होता है। इसके अंदर हमने क्या है, लॉजिस्टिक्स एंड फैसिलिटी कॉस्ट, जब आपने नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है तो उसमें आपने लॉजिस्टिक्स जो है दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर विच हैज़ टू बी कंसिडर्ड। कौन सी चीज़ कितनी बनेगी, किस स्टेज पे उसका कितना % वर्क ख़त्म होगा, कंप्लीट किया जाएगा और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि चीज़ की जो बल्क वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। लेट्स से कि जी रॉ मटेरियल सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देता है, उसमें लेट्स से कि जी जो आपकी बल्क वैल्यू ऑफ द मटेरियल वो इतनी ज़्यादा नहीं है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है मगर उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। तो लेट मी से कि जी बल्क वैल्यू एट दिस स्टेज जो प्रोडक्ट होती है, रॉ मटेरियल की बल्क वैल्यू कम है। ठीक है, जब रॉ मटेरियल आता है मैन्युफैक्चरर के पास तो प्रोडक्ट की जो बल्क वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर उस पर वर्क करता है, वर्क इनपुट देता है, वो जो रॉ मटेरियल होता है उसकी आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो पहले बल्क वैल्यू थोड़ी थी तो अब बल्क वैल्यू जो है वो ज़रा बढ़ गई है। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरर उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है रिटेलर तक। अब लॉजिस्टिक्स के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव की जाए, कि जी जो प्रोडक्ट वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन कितनी करनी है, वो ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करनी है, ट्रेलर में करनी है, ज़्यादा इकोनॉमीज इस तरह से करनी है कि जी आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कम से कम पड़े। तो ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग दी नेटवर्क डिज़ाइन। और यही चीज़ मैंने आपको चैप्टर 4 के अंदर भी बताई थी कि जी द रेशो ऑफ द टाइम, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसमें से उसने इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म में कितना किया है, फुल फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में या सेमी फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में कितना ट्रैवल किया है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में कितना ट्रैवल किया है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टू कंसिडर। अब जो है, एक तो हमने देख लिया कि जी हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि जी वी हैव टू अंडरस्टैंड दी रोल ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन। नेटवर्क डिज़ाइन का रोल तो हमें पता है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सप्लाई चेन नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजन। अब जो दूसरी बात, जो आखिरी, ये दो चीज़ें तो हमने देख ली। अब जो आखिरी चीज़ है कि हमने बताना है कि इज़ देयर अ फ्रेमवर्क, इज़ देयर अ मेथड, इज़ देयर अ प्रोसीजर जो हमें स्टेप बाय स्टेप बताए कि पहले तुम ये करो, फिर तुम ये करो, फिर तुम ये करो, और इस तरीके से तुम्हारा नेटवर्क डिज़ाइन किया जा सकता है। तो नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, अब हम वो देखते हैं। वो फ्रेमवर्क जो है बेसिकली इस ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ है। इस फ्रेमवर्क के अंदर 4 फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं प्रेजेंट करूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता एग्जांपल्स में, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जो चैप्टर है ये प्रोग्रेस करेगा तो ये आपको फ्रेमवर्क में प्रैक्टिकली एग्जांपल से बताता जाऊंगा। मगर एट दिस स्टेज आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके फेजेस बता देता हूँ, इसका प्रोसेस बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाएंगे तो हम इन चीज़ों को डिस्कस ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस डायग्राम आपको नज़र आ रहा है पहला फेज़ है जिसके अंदर सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी है। आपने देखना है कि जी आपका कंपटीशन क्या है, आपने अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, कॉस्ट पे रखनी है, आई एम सॉरी, ये कॉस्ट पे रखनी है, क्वालिटी, कॉस्ट पे रखनी है, क्वालिटी पे रखनी है,
रिस्पॉन्सिवनेस पे रखनी है, इनोवेशन पे रखनी है, आपने अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी क्या करनी है, आपका जो मार्केट जिसके अंदर आप जा रहे हो उसके अंदर कंपटीशन क्या है, ग्लोबल कंपटीशन क्या है, इंटरनल कंस्ट्रेंट्स आपकी क्या है, क्या आपके पास कैपिटल कंस्ट्रेंट्स हैं, आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है, क्या आप एकदम से ग्रो करना चाहते हो या आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना चाहते हो, एकदम से आप मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो या आहिस्ता आहिस्ता करना चाहते हो। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी जो होती है वो प्रोडक्ट की, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट द सप्लाई चेन इज ऑफरिंग, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ओवर द लॉन्ग टर्म बढ़ेगी तो फिर आप अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी एक खास आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ कर सकते हो प्रोडक्ट की। अगर आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी लाइफ साइकिल ही थोड़ी है, 2 से 3 साल के अंदर उस प्रोडक्ट की ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो फिर आपकी कोशिश होती है कि जो आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी हो वो एग्रेसिव हो, कि मार्केट के अंदर तेजी से जाएं, तेजी से अपनी चीज बनाएं, बेचें और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा खरीद गेन करें फ्रॉम दी सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो पहला फेज इसके अंदर आ जाता है डिफाइन अ सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी, देन डिजाइन, क्लियर डेफिनेशन ऑफ द फर्म्स कंपैरेटिव स्ट्रेटेजी, फोरकास्ट द लाइकली एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल कंपटीशन, आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट ऑन अवेलेबल कैपिटल, डिटरमिन ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो अब आपने पहला फेज जो है उसके अंदर आपने प्रोडक्ट की फोरकास्ट करनी है, कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी है कि मैं कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, इनोवेशन, डिफरेंशिएशन, इन पे मैं compete करना चाहता हूँ। किस पे compete करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर कंपटीशन क्या होगा आपका, आपकी कंस्ट्रेंट क्या है, कितना मेरे पास पैसा है, कितना मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है, कितनी मेरे पास टेक्नोलॉजिकल प्राउएस है, जितनी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, और फिर आपने अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी बतानी है कि मैं किस तरीके से ग्रो करना चाहूँगा। फिर पहले फेज के बाद फिर आपने दूसरे फेज पे आना है जिसका नाम है रीजनल फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन। रीजनल फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या किया जाता है कि आपको ये सारे टैक्स एंड टैरिफ इंसेंटिव्स, रीजनल डिमांड, पॉलिटिकल, एक्सचेंज रेट एंड डिमांड रिस्क, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, कंपैरेटिव एनवायरनमेंट, एग्रीगेट फैक्टर्स एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, आपको ये कंसिडर करनी पड़ती है। पहला स्टेज आपने कर लिया, सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी बना ली, फिर दूसरा फेज उसके अंदर आपने रीजनल एरियाज को देखना होता है कि जी कौन कौन से इलाके हैं जहां टैक्सेस हैं, जहां टैक्सेस कम है, टैरिफ्स कम है, कौन कौन से इलाके हैं जहां मुझे टैक्स की छूट मिल रही है या मुझे कोई इंसेंटिव मिल रहा है, टैक्स इंसेंटिव। रीजनल डिमांड, क्या जिस जगह पे मैं चीज बना रहा हूं उधर कोई रीजनल डिमांड है, कोई रीजन के अंदर कोई ऐसी ह्यूमन रिसोर्सेज है जिसकी कोई खासियत है, तो ये सारी की सारी चीज़ें देखनी होती हैं। क्या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं मेरे पास, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ की सपोर्ट कैसे, जो वो कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हमें डिफरेंट रीजन्स में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मेरी जो पास जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, क्या मैं अपनी वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता हूँ या मैं उसके अंदर प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी इन अ प्रोडक्शन सिस्टम या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब मैं कहता हूँ कि एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उसके अंदर वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका मतलब ये है कि वो 2000 भी बना सकता है, 20,000 भी बना सकता है, उसके अंदर जो आउटपुट है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उस सिस्टम से, उस प्रोडक्शन सिस्टम से जो आउटपुट निकल रही है उसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी कहूँ कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मल्टीपल टाइप्स की प्रोडक्ट बना सकता है। तो हमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ भी देखनी पड़ती हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ की कॉस्ट देखनी है कि जी क्या कॉस्ट है, उनका स्कोप क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या होगा, उनकी सपोर्ट है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। रीजन्स को देखना पड़ेगा, रीजन्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, रीजन्स की क्या डिमांड है, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, एक्सचेंज रेट्स क्या है, डिमांड के अंदर क्या रिस्क आ रही है, एग्रीगेट फैक्टर्स ऑफ लॉजिस्टिक्स के जी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो पहला फेज आपने अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई कर ली, आपने अपने ग्लोबल कंपटीशन देख लिया, इंटरनल कंस्ट्रेंट्स देख ली, वो पहला फेज था जिसके अंदर आपने स्ट्रेटेजी बनाई। दूसरे फेज के अंदर आपने कन्फिगरेशन शुरू कर दी, डिफरेंट रीजन्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि ये रीजन बेहतर है, इधर टैक्स कम है, इधर इंसेंटिव है, इधर ह्यूमन रिसोर्सेज है, मैन पावर है, मशीन रिसोर्सेज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडें हैं, जो
डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन रिसोर्सेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम है, इनकी जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स बेहतर हैं, एक्सचेंज रेट यहाँ और इस इलाके में डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो स्टेबल हैं। एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा तभी बिजनेस किया जाएगा ना, फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट से तो नुकसान होता है किसी एक एंटिटी का। डिमांड रिस्क क्या है, जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है, उसका रिस्क कितना है उसके अंदर। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, क्या मेरा कंपेटिटिव कोई उस रीजन में काम कर रहा है कि नहीं। जब आपने सेकंड फेज से गुजर गए तो फिर आपने थर्ड फेज पे आना है जिसके अंदर डिज़ायरेबल साइट सेलेक्ट की गई। तो पहला फेज ख़त्म हो गया, फिर दूसरा फेज आया डिफाइन द रीजनल फैसिलिटीज़, फोरकास्ट द डिमांड बाय कंट्री और रीजन। इसके अंदर आपने फिर डिमांड करनी होती है फोरकास्ट बाय कंट्री और रीजन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप देखना होता है, वही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज की क्या कॉस्ट है, स्केल और स्कोप की इकोनॉमीज आपने देखनी है। आइडेंटिफाई डिमांड रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, टैरिफ रिक्वायरमेंट्स फॉर लोकल प्रोडक्शन, टैक्स इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, और फिर आपने अपने कंपेटिटर को आइडेंटिफाई करना है। तो ये दो फेज हो गए हमारे कि जो भी नेटवर्क का डिजाइन डिसीजन है ये उसका एक फ्रेमवर्क है, उसका एक तरीका है, उसका एक प्रोसीजर है। पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। पहले फेज 1 पे जाओ, फिर फेज 2 पे जाओ, फिर फेज 3 पे जाओ, फिर फेज 4 पे जाओ। फेज 3 में क्या होता है, फेज 3 में आपने सेलेक्ट करनी होती हैं पोटेंशियल साइट्स। यू हैव टू सेलेक्ट अ सेट ऑफ डिजायरेबल पोटेंशियल साइट्स। ये किस चीज पे सेलेक्ट किया जाता है, हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स में। हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, बेसिकली हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स के जी ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी फूड है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, रिक्रिएशन है। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्स को इंगेज करने के लिए आपके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन के लिए जगह होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होना चाहिए, मशीन रिसोर्सेज के लिए आपके पास क्या हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको मशीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए, उनकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, उनकी अगर पार्ट्स रिप्लेसमेंट करनी हो तो पार्ट्स मौजूद होने चाहिए, वो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स के थ्रू हम उसकी सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें फिर आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। तो हम हर डिज़ायरेबल साइट का फिर कहते हैं कि जी क्या अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स कौन से हैं। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेसिकली जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो बेसिकली आप कह सकते हो कि जी जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में मैं जाऊंगा वो उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस बिजनेस। अब बाज़ दफ़ा ऑयल एंड गैस बिजनेसेस का कम्युनिटीज़ के अंदर जो एटीट्यूड होता है वो अच्छा नहीं होता। जब भी ऑयल एंड गैस की कंपनीज किसी खास इलाके में जाती हैं तो कम्युनिटीज़ का जो वो होती है ना रिस्पॉन्स टूवर्ड दैट बिजनेस, इट इज़ नॉट गुड। तो ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो जब हमने तीसरा फेज क्या किया, हमने देखा कि जी प्रोडक्शन मेथड्स और अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी जब हमने कर लिया तो फिर हमने 4-5 डिज़ायरेबल साइट्स सेलेक्ट कर ली। पहला फेज हमने स्ट्रेटेजी दी, फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट किया कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। फिर उसके बाद हमने शॉर्ट लिस्टिंग की कि जी अभी ये 2 या 3 साइट्स हैं। फिर उसके बाद हमने लोकेशन चॉइस करनी होती है। लोकेशन चॉइस के अंदर हमें डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, मटेरियल्स के और ट्रांसपोर्टेशन के। ये क्या होता है इसके अंदर, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि जी लोकेशन प्रॉब्लम जो हम इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। तो आज के जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने एक फ्रेमवर्क पढ़ लिया कि जी जब भी हमने नेटवर्क का डिज़ाइन का डिसीजन लेना होता है तो कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। ये प्रोसीजर है, 4 फेजेस हैं इसके। पहला फेज सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी, दूसरा फेज रीजनल फैसिलिटी कोऑर्डिनेशन कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा फेज डिज़ायरेबल साइट, चौथा फेज लोकेशन चॉइसेस। इसके अंदर ये काम करेंगे और ये
सब एक्टिविटीज़ उसके अंदर हमें पूरी करनी पड़ेंगी। अब ये फीडबैक लूप भी है कि जिसके अंदर अगर आप एक जगह आपको पसंद नहीं आई तो फिर आप फीडबैक लूप भी उस पर कि जी इटरेटिवली इस प्रोसेस को कर सकते हैं, मगर ये है इन्हीं 4 फेजेस में ये काम करेंगे तो आप नेटवर्क का डिज़ाइन डिसीजन ले सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको वो फैक्टर्स बताए जो इन्फ्लुएंस करते हैं नेटवर्क के डिज़ाइन डिसीजन में। कंपैरेटिव फोर्सेस हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्स फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स हैं, कंपेटिटिव फैक्टर्स हैं। ये वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजन में। तो आज मैंने आपको चैप्टर 5 का जो पहला हिस्सा है जिसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेटवर्क डिज़ाइन के डिसीजन के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं वो हैं, और फिर मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया कि जब हमने नेटवर्क का डिज़ाइन डिसीजन लेना होता है तो किस प्रोसीजर से हम उसको ले सकते हैं। आगे फिर हम इसी सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।